हम लोग चोल का राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार चोल राज्य जो है, अंतिम जो उसका राजा था राजेंद्र तृतीय, उसको पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर ने पराजित कर दिया। यह मैंने कल बताया था। एक दो पॉइंट मैं और चाहता हूं कि चोलों का राजनीतिक जो स्थिति है उससे बता दूं। एक पॉइंट पे बताना चाह रहा था कि राजेंद्र चोल, जिसका समय 1014 से 1044 तक है, इसके बारे में मैंने एक चर्चा किया था कि इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था। जब ये महिपाल को पराजित किया तो यह जब रिटर्न होके अपने राजधानी आया तंजौर, तो वहां पर इसने जो है गंगई कोंड चोलपुरम का उपाधि लिया। गंगई कोंड चोल का उपाधि लिया। इसने जो है बंगाल विजय के उपलक्ष्य में राजेंद्र चोल ने गंगई कोंड चोल का उपाधि लिया और तंजौर के पास एक शहर बसाया। उस शहर का नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। इसको जो है इसने अपना राजधानी बनाया। तंजौर की जगह पर गंगई कोंड चोलपुरम को अपना राजधानी बनाया। तंजौर के ही पास था और तंजौर में ही एक जो है चोल संगम नामक एक कृत्रिम तालाब बनाया। कहने का अर्थ कि बंगाल के शासक महिपाल को जो उसने पराजित किया, पाल शासक को, तो गंगई कोंड चोल का उपाधि लिया, तंजौर के पास एक नई राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बसाया और एक कृत्रिम तालाब चोल संगम का स्थापना किया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था जो मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। मैंने एक राजा का चर्चा किया था, राजा धीराज का, जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। इसने एक उपाधि लिया था जय गोंड चोल का। जय गोंड चोल का उपाधि किसने लिया था? राजा धीराज ने ही लिया था। राजा धीराज के बाद जो राजा बनते हैं वो राजेंद्र द्वितीय बनते हैं, ठीक। और राजेंद्र द्वितीय के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं वीर राजेंद्र। राजेंद्र द्वितीय का राज्याभिषेक युद्ध मैदान में ही हुआ था, क्योंकि इसके पिता राजा धीराज की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही हो गई थी। और राजेंद्र द्वितीय के बाद राजा बने वीर राजेंद्र, और वीर राजेंद्र के बाद शासक बने अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र के साथ एक मिस पॉइंट है कि इसको जो है वहां की क्रोधित जनता ने इसको मार डाला। अधिराजेंद्र को क्रोधित जनता ने की भीड़ ने मार डाला। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चोल वंश का ऐसा शासक अधिराजेंद्र था जिसको भीड़ ने मार डाला। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो कुलोत्तुंग प्रथम बनते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम जो है चोल और चालुक्य दोनों वंश से संबंधित था। कुलोत्तुंग प्रथम ने रामानुज को अपने राज से बाहर निकाल दिया था। और कुलोत्तुंग प्रथम के बाद जो शासक बनते हैं वो विक्रम चोल, फिर जो है कुलोत्तुंग द्वितीय। ये सब कुछ हम बता चुके हैं, है ना। और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, जो 1279 में मारवर्मन कुलशेखर को पराजित, पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर को पराजित कर दिया। तो ये चोल वंश का थोड़ा सा इतिहास था जो मैं चाह रहा था कि आपको डिस्कस कर दूं। एक दो पॉइंट जो है यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा था कि आखिर चोल साम्राज्य का नष्ट क्यों हो गया, आखिर चोल साम्राज्य क्यों समाप्त हो गया, क्या कारण था। तो चोल साम्राज्य का जो पतन का कारण है कि ये राज्य जो है अपने पड़ोसी देशों के साथ लड़ते रहते थे, पड़ोसी राज्यों के साथ लड़ते रहते थे। चेर के साथ लड़ते थे, कभी चालुक्य के साथ लड़ते थे, कभी पश्चिमी गंग के साथ लड़ते थे, कभी पूर्वी गंग के साथ लड़ते थे। श्रीलंका भी पहुंच गए लड़ते लड़ते। मालदीव को भी राजराज प्रथम ने जीत लिया था। मालदीव को भी राजराज प्रथम ने जीत लिया था।
तो ये सब सारा जो है, इतना जो लड़ाई करते तो युद्ध से जो है इनके, जो कह सकते हैं कि इनकी स्थिति काफी जर्जर हो गई, और इसका फायदा, चोल का फायदा जो उठाया पांडे और होयसल ने उठाया, और इन लोगों ने इनकी जर्जर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र राज्य का स्थापना कर दिया चोल के जगह पर। ये पांडे और होयसल जो थे, ये कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। चोल तो थे ही कला संस्कृति के संरक्षक, लेकिन उनकी विरासत को, चोल की विरासत को, कला संस्कृति की विरासत को पांडे शासकों और होयसल शासकों ने जिंदा रखा। लेकिन ये आपस में लड़ते रहते थे, पांडे और होयसल। तो इन कारणों से ये राज्य कमजोर हो गए, और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत इनको जीत लेता है। और इधर हम देखते हैं पश्चिमी चालुक्य, जो कल्याणी के चालुक्य हैं, इनको भी जो है वही, इनका भी वही हालत होता है। इनका भी 1189 AD में पतन हो जाता है, और इसके जगह पर आपको दो राजवंश आते हैं। एक आते हैं वारंगल के काकतीय, और यादव वंश। ये सब चर्चा मैंने कर दिया है। ये 4 राजवंश है, और ये सभी को जो है आप मान सकते हैं कि 14वीं शताब्दी के अंत तक दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। ये सभी राज्य जो थे कला संस्कृति के बहुत बड़े पोषक थे, लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और यही कारण था कि दिल्ली सल्तनत को इनको मिलाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ये जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे। अब है कि चोल का प्रशासन कैसा था। चोल का प्रशासन कैसा था? तो चोल का जो प्रशासन अगर हम देखते हैं तो राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था, और ये भी वंशानुगत था। और जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही जो है राजा चुन लिया जाता था। जैसे कि राजराज प्रथम का जो पुत्र था राजेंद्र चोल, उसको जो है युवराज पहले ही बना लिया गया था, और राजराज प्रथम ने उसको राजा पहले ही चुन लिया था अपने जीवन काल में। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसका। यहाँ पर इनको जो है सपोर्ट किया जाता था अधिकारियों के एक समूह के द्वारा। अधिकारी लोग इनको काफी सपोर्ट करते थे, और अधिकारी को जो है जो वेतन मिलता था वो भूमि दान के रूप में मिलता था। भूमि के रूप में इनको वेतन मिलता था, जिसको जीवित कहा जाता था। चोल साम्राज्य का एक और विशेषता है कि इनके लिए चोल राजाओं का मूर्ति बनता था, और उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया जाता था, और बाद में जब ये मर जाते थे तो इनकी पूजा शुरू हो जाती थी। ये चोल का एक अभिनव प्रशासन की विशेषता है। जैसे कि परांतक द्वितीय एक चोल राजा है, इनको सुंदर चोल भी कहा जाता है, उपाधि है। और राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम जो है, इनका जो है मूर्ति बनाया गया, और उस मूर्ति को तंजौर के पास एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया, और इसकी पूजा की जाने लगी। तो ये जो है चोल प्रशासन की एक अभिनव विशेषता है। चोल साम्राज्य को जो है, चोल राज्य को 6 प्रांत में बांटा गया था, और प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम को वलनाडु में बांटा गया था, वलनाडु को नाडु में बांटा गया था, और नाडु को कुर्रम या कोट्टम में बांटा गया था। ये सब इसका कुछ विशेषता है। प्रांत को प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम। मंडलम को वलनाडु में बांटा गया, वलनाडु को नाडु में, नाडु को कुर्रम या कोट्टम, और इसके नीचे जो था उड़िया गांव, उड़िया गांव। तो ये प्रशासन का जो विभाजन था वो इस प्रकार था। जो मंडल में जो इसके प्रमुख होते थे वो राज परिवार के ही होते थे। प्रांत में अगर कोई उसका प्रमुख होता था तो वो राज परिवार के ही सदस्य होते थे, बाहर के सदस्य नहीं होते थे प्रायः। उच्च अधिकारी को जो होते थे उनको पेरुंद्रम कहा गया, पेरुंद्रम।
पेरुंदम, और जो निम्न अधिकारी होते थे उनको सेरुंदम कहा गया। पेरुंदम और सेरुंदम। उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? पेरुंदम कहलाते थे, और निम्न अधिकारी सेरुंदम कहलाते थे। उड्डन कुट्टम, ये राजा के निजी अधिकारी होते थे। उड्डन कुट्टम राजा के निजी अधिकारी होते थे, अपना जो पर्सनल होता था वो अधिकारी होता था। और विलगिल जो थे ये ऐसे अधिकारी होते थे जो माना जा सकता है कि मतलब यात्रा करते रहते थे ये अधिकारी, और राज्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे। स्थानीय प्रशासन पर नियंत्रण रखते थे विलगिल जो अधिकारी होते थे। एक था रायसम। रायसम जो होते थे वो डाक विभाग, आप समझ सकते हैं आज का। तो ये इस काल के जो कुछ प्रमुख अधिकारी होते थे जो राजा को सपोर्ट करते थे। उच्च अधिकारी को पेरुंदम कहा जाता था, निम्न अधिकारी को सेरुंदम कहा जाता था। उड्डन कुट्टम राजा के जो निजी अधिकारी होते थे उसको उड्डन कुट्टम कहा जाता था। विलगिल ऐसे अधिकारी होते थे जो स्थानीय प्रशासन पर घूम घूम कर नियंत्रण रखते थे। रायसम जो है डाक विभाग को कहा जाता था। तो ये सब इस काल का कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। चोल प्रशासन की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वह है स्थानीय प्रशासन। सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चोल है, और इसकी सूचना हमको मिलता है प्रांतक प्रथम का जो है उत्तर मेरू का अभिलेख है उसी से मिलता है। उत्तर मेरू अभिलेख से हमें सूचना मिलता है कि प्रांतक प्रथम जो उत्तर मेरू अभिलेख जारी किया था उसी से हमें स्थानीय प्रशासन का जानकारी मिलता है। जैसे ऊर जो है, ऊर एक गांव होता था और ये साधारण गांव था, साधारण, इसमें सारी प्रजा रहती थी, साधारण गांव था। लेकिन ऊर, इसको सभा या महासभा भी कहा जाता था। उसके बाद आपको ब्रह्मदेव या अग्रहार गांव होता था। ब्रह्मदेव या अग्रहार गांव होता था। ब्रह्मदेव या अग्रहार जो था वो वैसे गांव होते थे जो आप मान सकते हैं कि ब्राह्मणों का गांव होता था। ये ब्राह्मण का गांव होता था, और यहाँ पर जो भूमि के पास थी वो करमुक्त भूमि थी। दूसरा है देवदान। देवदान जो है मंदिर या देवता को जो जमीन दान दिया जाता था उसको देवदान कहा जाता था। एक बात और याद रखिए कि दक्षिण भारत में जो मंदिर होता था वो शिक्षा व्यवस्था को भी नियंत्रित करता था, और जो विद्यालय होते थे उसको घटिका कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? घटिका कहा गया है। तो ये 3 प्रकार के वहां पर हमको स्थानीय प्रशासन में 3 प्रकार के गांव देखने को मिलते हैं, ऊर, ब्रह्मदेव या अग्रहार या देवदान। जो सभा या महासभा होती थी उस समिति के माध्यम से अपना काम करती थी। समिति का चुनाव जो होता था वो प्रत्येक वर्ष होता था। याद रखना होगा, समिति का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता था, और जो इनकी बैठक होती थी वो मंदिर या पेड़ के नीचे होती थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, मंदिर या पेड़ के नीचे इसकी बैठक होती थी। समिति का सदस्य बनने के लिए 35 से 70 वर्ष का एज होना चाहिए, 1.5 एकड़ भूमि होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, और वैदिक मंत्र का ज्ञाता होना चाहिए, और 3 साल तक वो समिति का सदस्य रह सकता है। 3 साल तक वह समिति का सदस्य रह सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वह कर का चोरी किया है तो वह समिति का सदस्य नहीं बन सकता है, या वह जो है कोई पाप किया है तो वह आपको इसका समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। सभा जो है समिति के माध्यम से ही अपना काम करती थी। तन्यूर जो है बहुत सारे किताब में मिलता है, तन्यूर जो है बहुत बड़े गांव को कहा जाता था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। एक बहुत बड़े राजस्व इकाई को कहा जाता था। एक बहुत बड़े राजस्व इकाई को तन्यूर कहा जाता था। उसमें बहुत बड़े गांव होते थे, शिल्पी गांव होते थे, ब्रह्मदेव गांव होते थे, देवदान गांव होते थे, ऊर होता था, साधारण गांव होते थे, तो उसी को तन्यूर कहा गया।
जो बहुत बड़ी राजस्व इकाई था। तो सभा जो है अपना काम समिति के माध्यम से करता था, और समिति का जो है योग्यता है कि 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक उम्र होना चाहिए, 1.5 एकड़ जमीन होना चाहिए, भवन होना, अपना खुद का मकान होना चाहिए, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए, 3 साल तक वो समिति का सदस्य रह सकता है, लेकिन वो चोरी नहीं कर का चोरी नहीं किया हो, किसी प्रकार का पाप नहीं किया हो, ये सब भी उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कुछ शर्त था। तो यह स्थानीय प्रशासन। अब हम लोग जो सभा समिति के माध्यम से काम करती थी, समिति को वारियम भी कहा जाता था, समिति को वारियम भी कहा जाता था। और घटिका याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत में एक जो मंदिर होता था वह स्कूल का व्यवस्था करता था, तो उस स्कूल को जो है घटिका कहा जाता था। नेक्स्ट इसके आगे जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रशासन के बारे में और भी कुछ बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही।